पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया, मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समझ में ये बात ना आती थी कि अमृत राय ने उसे गजरा क्यों दिया। उसे ऐसा मालूम होता था कि पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ बहुत क्रोध से देख रहे हैं। उसने चाहा कि गजरा उतार कर फेंक दूं, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे। सारी रात उसने आंखों में काटी। प्रभात हुआ। अभी सूर्य भगवान ने कृपा न की थी कि पंडाइन और चौबाइन और बाबू कमला प्रसाद की वृद्ध महाराजिन और पड़ोस की सेठानी जी कई दूसरी औरतों के साथ पूर्णा के मकान में आ उपस्थित हुई। उसने बड़े आदर से सबको बिठाया, सबके पैर छुए। उसके बाद यह पंचायत होने लगी। पंडाइन, जो बुढ़ापे की वजह से सूख कर छुआरे की तरह हो गई थी, क्यों दुल्हन, पंडित जी को गंगा लाभ हुए कितने दिन बीते? पूर्णा डरते डरते, 5 महीने से कुछ अधिक हुआ होगा। पंडाइन, और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी? क्या नाम की कल तुम सरकार के घर चली गई थी? उनकी कुंवारी कन्या के पास दिन भर बैठी रही। भला सोचो तो, तुमने कोई अच्छा काम किया? क्या नाम की तुम्हारा और उनका अब क्या साथ? जब वह तुम्हारी सखी थी तब थी, अब तो तुम विधवा हो गई। तुमको कम से कम साल भर तक घर से बाहर पाँव न निकालना चाहिए। तुम्हारे लिए साल भर तक हंसना बोलना मना है। हम यह नहीं कहते कि तुम दर्शन को न जाओ या स्नान को न जाओ। स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म ही है। हाँ, किसी सुहागिन या किसी कुंवारी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए। पंडाइन चुप हुई तो महाराजिन दुइया की तरह चहकने लगी। क्या बतलाओ, बड़ी सरकार और दुल्हन दोनों लहू का घूंट पीकर रह गई। ईश्वर जाने, बड़ी सरकार तो बिलक बिलक रो रही थी कि एक तो बेचारी लड़की के यो हर जान के लाले पड़े हैं, दूसरी अब रान बेवा के साथ उठना बैठना है। नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले हैं। छोटी सरकार मारे क्रोध के कांप रही थी, आंखों से ज्वाला निकल रही थी। उनके बारे में मैंने उनको समझाया कि आज जाने दीजिए, वो बेचारी तो अभी बच्चा है, खोटे खरे का मर्म क्या जाने। सरकार का बेटा जिए, जब बहुत समझाया तब जाके मानी, नहीं तो कहती थी मैं अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूँ। सो बेटा, अब तुम सुहागिनों के साथ बैठने योग्य नहीं रही। अरे ईश्वर ने तो तुम पर विपत्ति डाल दी। जब अपना प्राण प्रिय ही न रहा तो अब कैसा हंसना बोलना। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो, जो कुछ रूखा सूखा मिले खाओ पियो, और सरकार का बेटा जिए, जहाँ तक हो सके धर्म का काम करो। महाराजिन के चुप होते ही चौबाइन गरजने लगी। यह एक मोटी भदेसिल और अधेड़ औरत थी। भला इनसे पूछा कि अभी तुम्हारे दूल्हे को उठे 5 महीने भी न बीते, अभी से तुम कंगी चोटी करने लगी? क्या कि तुम अब विधवा हो गई? तुमको अब श्रृंगार पेटार से क्या सरोकार ठहरा? क्या नाम की मैंने हजारों औरतों को देखा है जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती, हंसना बोलना तक छोड़ देती है। यह न कि आज तो सुहाग उठा और कल सिंगार पटार होने लगा। मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती, कहूंगी सच, चाहे किसी को तीता लगे या मीठा। बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं है कि नहीं सेठानी जी? सेठानी जी बहुत मोटी थी और भारी भारी गहनों से लदी थी। मांस के लोथड़े हड्डियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे। इसकी भी एक बहू रांड हो गई थी, जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था। इसका स्वभाव था कि बात करते समय हाथों को मटकाया करती थी। महाराजिन की बात सुनकर जो सच बात होगी सब कोई कहेगा, इसमें किसी का क्या डर? भला किसी ने कभी रान बेवा को भी माथे पर बिंदी देते देखा है? जब सुहाग उड़ गया तो फिर सिंदूर कैसा? मेरी भी तो एक बहू विधवा है, मगर आज तक कभी मैंने उसको लाल साड़ी नहीं पहनने दी। न जाने इन छोकरियों का जी कैसा है कि विधवा हो जाने पर भी सिंगार पर जी ललचाया करता है। अरे इनको चाहिए कि बाबा अब रांड हो गई, हमको निगोड़े सिंगार से क्या लेना। महाराजिन, सरकार का बेटा जिए, तुम बहुत ठीक कहती हो सेठानी जी। कल छोटी सरकार ने जो इनको मांग में सिंदूर लगाए देखा तो खड़ी ठक रह गई। दांतों तले उंगली दबाई कि अभी 3 दिन की विधवा और यह सिंगार। सो बेटा, अब तो तुमको समझ बूझकर काम करना चाहिए, तुम अब बच्ची नहीं हो। सेठानी ने कहा, और क्या, चाहे बच्ची हो या बूढ़ी, जब बेराह चलेगी तो सभी कहेंगे
चुप क्यों हो पंडाइन? इनके लिए अब कोई राह बाट निकाल दो। पंडाइन बोली, जब यह अपने मन की हो गई तो क्या राह बाट निकाले? इनको चाहिए कि ये अपने लंबे लंबे केश कटवा डाले। क्या नाम की दूसरों के घर आना जाना छोड़ दे। कंघी चोटी कभी न करे, पान न खाए, रंगीन साड़ी न पहने और जैसे संसार की विधवाएं रहती है वैसे रहे। चौबाइन बोली, और बाबू अमृत राय से कह दे कि यहाँ ना आया करे। इस पर एक औरत ने, जो गहने कपड़े से बहुत मालदार जान पड़ती थी, कहा, चौबाइन यह सब तो तुम कह गई, मगर जो कही बाबू अमृत राय चिढ़ गए तो क्या तुम इस बेचारी का रोटी कपड़ा चला दोगी? कोई विधवा हो गई तो क्या अब अपना मुंह सी ले? महाराजिन हाथ चमकाकर बोली, यह कौन बोला? ठसो, क्या ममता फड़कने लगी? सेठानी हाथ मटकाकर बोली, तुझे किसने बुलाया जो आके बीच में बोल उठी? रान तो हो गई हो, काहे नहीं जाकर बाजार में बैठती हो? चौबाइन ने भी बोला, जाने भी दो सेठानी जी, इस बौरी के मुंह क्या लगती हो? सेठानी कड़क कर बोली, इस मुई को यहाँ किसने बुलाया? यह तो चाहती है जैसी मैं बेहयास हूँ वैसा ही संसार हो जाए। महाराजिन बोली, हम तो सीख दे रही थी, तो इसमें क्यों बुरा लगा? ये कौन होती है बीच में बोलने वाली? चौबाइन बोली, बहन, उस कूटनी से नाहक बोलती हो, उसको तो अब कूटनापा करना है। इस भांति कटुक्तियों द्वारा सीख देकर यह सब स्त्रियां यहाँ से पधारी। महाराजिन भी मुंशी बद्री प्रसाद के यहाँ खाना पकाने गई। इनसे और छोटी सरकार से बहुत बनती थी। वह इन पर बहुत विश्वास रखती थी। महाराजिन ने जाते ही सारी कथा खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने भी इस बात को गांठ बांध लिया और प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमरे की तरफ चली। यूं तो प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जगा करती थी, मगर कभी कभी घंटे आध घंटे के लिए नींद आ जाती थी। नींद क्या आ जाती थी, एक ऊँग सी आ जाती थी। मगर जब से उसने बाबू अमृत राय को बंगालियों के भेष में देखा था और पूर्णा के घर से लौटते वक्त उसको उनकी कलाई पर गजराना नजर आया था, तब से उसके पेट में खलबली पड़ी हुई थी कि कब पूर्णा आवे और कब सारा हाल मालूम हो। रात को बेचैनी के मारे उठ उठ घड़ी पर आंखें दौड़ाती कि कब भोर हो। इस वक्त जो भावच के पैरों की चाल सुनी तो ये समझकर कि पूर्णा आ रही है, लपकी हुई दरवाजे तक आई, मगर जो ही भावच को देखा ठिठक गई और बोली, कैसे चली भाभी? भाभी तो यह चाहती ही थी कि छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले। यह प्रश्न सुनते ही तिनक कर बोली, क्या बताऊं कैसे चली? अब से जब तुम्हारे पास आया करूंगी तो इस सवाल का जवाब सोच कर आया करूंगी। तुम्हारी तरह सबका लोहू थोड़े ही सफेद हो गया है कि चाहे किसी की जान निकल जाए, घी का घड़ा ढलक जाए, मगर अपने कमरे से पाँव बाहर न निकाले। प्रेमा ने वह सवाल यूं ही पूछ लिया था। उसके जब यह अर्थ लगाए गए तो उसको बहुत बुरा मालूम हुआ। बोली, भाभी, तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है, तुम जरा सी बात का पतंगड़ बना देती हो। भला मैंने कौन सी बात बुरा मानने की कही थी? भाभी बोली, कुछ नहीं, तुम तो जो कुछ कहती हो मानो मुंह से फूल झाड़ती हो। तुम्हारे मुंह में मिश्री घोली हुई है ना, और सबके तो नाक पर गुस्सा रहता है, सबसे लड़ाई करते हैं। प्रेमा ने झल्ला कर कहा, भावज, इस समय मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है, ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो। मैं तो यूं ही अपनी जान को रो रही हूँ, उस पर से तुम और भी नमक छिड़कने आई। इस पर भाभी ने मटक कर कहा, हाँ रानी, मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है, सिर फिरा हुआ है, जरा सीधी सादी हो ना, मुझको देखकर भागा करो। मैं ही कटही कुतिया हूँ, सबको काटती चलती हूँ। मैं भी यारों को चुपके चुपके चिट्ठी पत्री लिखा करती, तस्वीरें बदला करती, तो मैं भी सीता कहलाती और मुझ पर भी घर भर जाने देने लगता। मगर मान न मान मैं तेरा मेहमान, तुम लाख जतन करो, लाख चिट्ठियां लिखो, मगर वह सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं। यह जली कटी सुनकर प्रेमा से जब्त न हो सका। बेचारी सीधे स्वभाव की औरत थी। उसका वर्षों से विरह की अग्नि में जलते जलते कलेजा और भी पक गया था। वह रोने लगी। भावज ने जब उसे रोते देखा तो मारे हर्ष की आंखें जगमगा गई। हद तेरे की, कैसे रुला दिया। बोली, बिलखने क्या लगी? क्या अम्मा को सुनाकर देश निकाला करा दोगी? कुछ झूठ थोड़ी ही कहती हूँ। वही अमृत राय जिनके पास आप चुपके चुपके प्रेम पत्र भेजा करती थी,
अब दिन दहाड़े उस राण पूर्णा के घर आता है और घंटों वही बैठा रहता है। सुनती हूँ फूल के गजरे ला लाकर पहनाता है, शायद 2-1 गहने भी दिए हैं। प्रेमा इससे ज्यादा न सुन सकी, गिड़गिड़ाकर बोली, भाभी मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जो चाहे कह डालो, बड़ी हो, जी चाहे मार लो, मगर किसी का नाम लेकर उस पर छटे रखाकर मेरे कदल को मत जलाओ। आखिर किसी के सर पर झूठ मूठ अपराध क्यों लगाती हो? प्रेमा ने तो यह बात बड़ी दीनता से कही, मगर छोटी सरकार छुद्दे रखकर पर बिगड़ गई। चमक कर बोली, हाँ हाँ रानी, मैं दूसरों पर छुद्दे रखकर तुमको जलाने आती हूँ। मैं तो झूठ का व्यवहार करती हूँ। मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने से मिठाई मिलती होगी। आज मोहल्ले भर में घर घर यही चर्चा हो रही है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, भला तुम ही सोचो, एक 30 वर्ष के संडे मर्दवे का पूर्णा से क्या काम? माना कि वह उसकी रोटी कपड़ा चलाते हैं, मगर यह तो दुनिया है। जब एक पर आ पड़ती है तो दूसरा उसके आड़ आता है। भले मनुष्यों का यह ढंग नहीं है कि दूसरे को बहकाया करे, और उस छोकरी को क्या कोई बहकाएगा? वह तो आप मर्दों पर डोरे डाला करती है। मैंने तो जिस दिन उसकी सूरत देखी थी उसी दिन ताड़ गई थी कि यह एक ही विष की गांठ है। अभी 3 दिन भी दूल्हे को मरे हुए नहीं बीते कि सबको झमकड़ा दिखाने लगी। दूल्हा क्या मरा, मानो एक बला दूर हुई। कल जब वह यहाँ आई थी मैं तो बाल बुंधा रही थी, नहीं तो डेवड़ी के भीतर तो पैर धरने ही नहीं देती। चुड़ैल कहेगी, यहाँ आकर तुम्हारी सहेली बनती है। इसी से अमृत राय को अपना यौवन दिखाकर अपना लिया। कल कैसा लचक लचक कर ठुमक ठुमक चलती थी, देख देख कर आंखें फूटती थी। खबरदार जो अब कभी तुमने उस चुड़ैल को अपना यहाँ बिठाया, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। जबान वह बला है कि झूठ बात का भी विश्वास दिला देती है। छोटी सरकार ने जो कुछ कहा वह तो सब सच था, भला उसका असर क्यों न होता? अगर उसने गजरा लिए हुए जाते न देखा होता तो भावच की बातों को अवश्य बनावट समझती। फिर भी वह ऐसी ओछी नहीं थी कि उसी वक्त अमृत राय और पूर्णा को कोसने लगती और यह समझ लेती कि उन दोनों में कुछ साठ गांठ है। हाँ, वो अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और मुंह लपेटकर कुछ सोचने लगी। प्रेमा को तो पलंग पर लेटकर भावच की बातों को तौलने दीजिए और हम मर्दाने में चले। यह एक बहुत सजा हुआ लंबा चौड़ा दीवान खाना है। जमीन पर मिर्जापुर खूबसूरत कालीनें बिछी हुई है। भांति भांति की गद्देदार कुर्सियां लगी हुई है। दीवारें उत्तम चित्रों से भूषित है। पंखा झला जा रहा है। मुंशी बद्री प्रसाद एक आराम कुर्सी पर बैठे ऐनक लगाए एक अखबार पढ़ रहे हैं। उनके दाएं बाएं की कुर्सियों पर कोई और महाशय रईस बैठे हुए हैं। वो सामने की तरफ मुंशी गुलजारी लाल है और उनके बगल में बाबू दाननाथ है। दाहिनी तरफ बाबू कमला प्रसाद मुंशी झम्मन लाल से कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। बाई और 2-3 और आदमी हैं जिनको हम नहीं पहचानते। कई मिनट तक मुंशी बद्री प्रसाद अखबार पढ़ते रहे। आखिर सिर उठाया और सभा की तरफ देखकर बड़ी गंभीरता से बोले, बाबू अमृत राय के लेख अब बड़े ही निंदनीय होते जाते हैं। गुलजारी लाल बोले, क्या आज फिर कुछ जहर उगला? बद्री प्रसाद बोले, कुछ न पूछिए, आज तो उन्होंने खुली खुली गालियां दी है। हमसे तो अब यह बर्दाश्त नहीं होता। तो गुलजारी लाल बोले, आखिर कोई यहाँ तक बर्दाश्त करे, मैंने तो इस अखबार का पढ़ना तक छोड़ दिया। झम्मन लाल बोले, गोया हमने अपनी समझ में बड़ा भारी काम किया। अजी आपका धर्म यह है कि उन लेखों को काटिए, उनका उत्तर दीजिए। मैं आजकल एक कवित्व रच रहा हूँ, उसमें मैंने इनको ऐसा बनाया है कि यह भी क्या याद करेंगे। कमला प्रसाद बोले, बाबू अमृत राय ऐसे अजीब आदमी नहीं हैं कि आपके कवित्व चौपाई से डर जाए। वह जिस काम में लिपटते हैं सारे जी से लिपटते हैं। झम्मन लाल बोले, हम भी सारे जी से उनके पीछे पड़ जाएंगे। फिर देखिए वो कैसे शहर में मुंह दिखाते हैं। कहो तो चुटकी बजाते उनको सारे शहर में बदनाम कर दूं। कमला जोर देकर, यह कौन सी बहादुरी है? अगर आप लोग उनसे विरोध मोल लिया चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। उनके लेखों को पढ़िए, उनको मन में विचारिए, उनका जवाब लिखिए। उनकी तरह देहातों में जा जाकर व्याख्यान दीजिए।
तब जाके काम चलेगा। कई दिन हुए मैं अपने इलाके पर से आ रहा था कि एक गांव में मैंने 10-12 हजार आदमियों की भीड़ देखी। मैंने समझा पैठ है, मगर जब एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबू अमृत राय का व्याख्यान था और यह काम अकेले वही नहीं करते। कॉलेज के कई होनहार लड़के उनके सहायक हो गए हैं और यह तो आप लोग सभी जानते हैं कि इधर कई महीने से उनकी वकालत अंधाधुंध बढ़ रही है। गुलजारी लाल बोले, आप तो सलाह इस तरह देते हैं गोया आप खुद कुछ न करेंगे। कमला प्रसाद बोले, न, मैं इस काम में आपका शरीक नहीं हो सकता। मुझे अमृत राय के सब सिद्धांतों से मेल है, सिवाय विधवा विवाह के। बद्री प्रसाद डपट कर बोले, बच, कभी तुमको समझ ना आएगी। ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो। जमनलाल कमला प्रसाद से बोले, क्या आप विलायत जाने के लिए तैयार है? कमला प्रसाद, मैं इससे कोई हानि नहीं समझता। गुलजारी लाल ने हंसकर कहा, यह नहीं बिगड़े हैं, इनको अभी अस्पताल की हवा खिलाइए। बद्रीनाथ ने झल्लाकर कहा, बस तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रोज होता है। कमला प्रसाद को भी गुस्सा आ गया। वह उठकर जाने लगे कि 2-3 आदमियों ने मनाया और फिर कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। इस बीच में मिस्टर शर्मा की सवारी आई। आप वही उत्साही पुरुष है जिन्होंने अमृत राय को पक्की सहायता का वादा किया था। इनको देखते ही लोगों ने बड़े आदर से कुर्सी पर बिठा दिया। मिस्टर शर्मा उस शहर में म्यूनिसिपालिटी के सेक्रेटरी थे। गुलजारी लाल ने कहा, कहिए पंडित जी, क्या खबर है? मिस्टर शर्मा मूंछों पर हाथ फेरकर बोले, वह ताज़ा खबर लाया हूँ कि आप लोग सुनकर फड़क जाएंगे। बाबू अमृत राय ने दरिया के किनारे वाली हरी भरी जमीन के लिए दरखास्त की है। सुनता हूँ वहाँ एक अनाथालय बनवाएंगे। बद्री प्रसाद बोले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कमला प्रसाद, तुम आज उसी जमीन के लिए हमारी तरफ से कमेटी में दरखास्त पेश कर दो। हम वहाँ ठाकुर द्वारा और धर्मशाला बनवाएंगे। मिस्टर शर्मा बोले, आज अमृत राय साहब के बंगले पर गए थे। वहाँ बहुत देर तक बातचीत होती रही। साहब ने मेरे सामने मुस्कुराकर कहा, अमृत राय, मैं देखूंगा कि जमीन तुमको मिले। गुलजारी लाल ने सिर हिलाकर कहा, अमृत राय बड़े चाल के आदमी हैं। मालूम होता है साहब को पहले ही से उन्होंने अपने ढंग पर लगा दिया है। मिस्टर शर्मा, जनाब, आपको मालूम नहीं अंग्रेजों से उनका कितना मेलजोल है। हमको अंग्रेज मेंबरों से कोई आशा नहीं रखना चाहिए। वह सब के सब अमृत राय के पक्ष करेंगे। बद्री प्रसाद जोर देकर, जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं यह ज़मीन अमृत राय को न लेने दूंगा। क्या डर है? अगर और ईसाई मेंबर उनके तरफदार है, यह लोग 5 से अधिक नहीं, बाकी 22 मेंबर अपने हैं, क्या हमको उनकी वोट भी न मिलेगी? यह भी न होगा तो मैं उस ज़मीन को दाम देकर लेने पर तैयार हूँ। झम्मनलाल, जनाब, मुझको पक्का विश्वास है कि हमको आधे से ज़्यादा वोट अवश्य मिल जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम रीति से सजा हुआ कमरा है। उसमें मिस्टर वॉल्टर साहब बाबू अमृत राय के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। वॉल्टर साहब यहाँ के कमिश्नर है और साधारण अंग्रेजों के अतिरिक्त प्रजा के बड़े हितैषी और बड़े उत्साही प्रजापालक है। आपका स्वभाव ऐसा निर्मल है कि छोटा बड़ा कोई हो, सबसे हंसकर क्षेम कुशल पूछते और बात करते हैं। वह प्रजा की अवस्था को उन्नत दशा में ले जाने का उद्योग किया करते हैं और उनका यह नियम है कि किसी हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। अभी पिछली साल जब प्लेग का डंका चारों ओर घेनघोर बज रहा था, वॉल्टर साहब गरीब किसानों के घर जाकर उनका हालचाल देखते थे और अपने पास से उनको कंबल बांटते फिरते थे। और अकाल के दिनों में तो वह सदा प्रजा की ओर से सरकार के दरबार में वादानुवाद करने के लिए तत्पर रहते थे। साहब अमृत राय की सच्ची देशभक्ति की बड़ी बड़ाई किया करते हैं और बहुधा प्रजा की रक्षा करने में दोनों आदमी एक दूसरे की सहायता किया करते हैं। वॉल्टर मुस्कुराकर, बाबू साहब, आप बड़ा चालाक है। आप चाहता है कि मुंशी बद्री प्रसाद से थैली भर रुपया ले, मगर आपका बात वह नहीं मानने सकता। अमृत राय, मैंने तो आपसे कह दिया कि मैं अनाथालय अवश्य बनवाऊंगा और इस काम में 20,000 से कम न लगेगा। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आशा है कि यह काम भी सफल हो जाए और मैं भी बना रहूं। और अगर आप कतरा गए तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी इतनी जायदाद है कि अकेले 2 अनाथालय बनवा सकूं। मगर हाँ,
तब मैं और कामों में कुछ भी उत्साह न दिखा सकूंगा। वॉल्टर हंसकर, बाबू साहब, आप तो जरा से बात में नाराज हो गया। हम तो बोलता है कि हम तुम्हारा मदद 2000 से कर सकता है, मगर बद्री प्रसाद से हम कुछ नहीं कहने सकता। उसने अभी अकाल में सरकार को 5000 दिया है। अमृत राय, तो यह 2000 में लेकर क्या करूंगा? मुझे तो आपसे 15000 की पूरी आशा थी। मुंशी बद्री प्रसाद के लिए 5000 क्या बड़ी बात है। तब से इसका दुगुना तो वह एक मंदिर बनवाने में लगा चुके हैं, और केवल इस आशा पर कि उनको CIE की पदवी मिल जाएगी, वह इसका 10 गुना आज दे सकते हैं। वॉल्टर अमृत राय से हाथ मिलाकर बोले, वेल अमृत राय, तुम बड़ा चालाक है। तुम मुंशी बद्री प्रसाद को लूटना चाहता है। यह कहकर साहब उठ खड़े हुए। अमृत राय भी उठे। बाहर फिटन खड़ी थी, दोनों उस पर बैठ गए। साइस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते ही देखते मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर जा पहुंचे। बाहर फिटन खड़ी थी, दोनों उस पर बैठ गए। साइस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते ही देखते मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर जा पहुंचे। ठीक उसी वक्त जब वहां अमृत राय से रार बढ़ाने की बातें सोची जा रही थी। प्यारे पाठकगण, हम यह वर्णन करके इन दोनों आदमियों के पहुंचते ही वहां कैसी खलबली पड़ गई। मुंशी बद्री प्रसाद ने इनका कैसा आदर किया। गुलजारी लाल, दाननाथ और मिस्टर शर्मा कैसी आंखें चुराने लगे, या साहब ने कैसे काट छाट की बातें की और मुंशी जी को CIE की पदवी की किन शब्दों में आशा दिलाई। आपका समय नहीं गंवाना चाहते। खुलासा यह कि अमृत राय को यहाँ से 70,000 रुपया मिला। मुंशी बद्री प्रसाद ने अकेले 12,000 दिया, जो उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था। वह जब यहाँ से चले तो ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई गढ़ी जीते चले जा रहे हैं। वह जमीन भी जिसके लिए उन्होंने कमेटी में दरखास्त की थी मिल गई, और आज ही इंजीनियर ने उसको नाप कर अनाथालय का नक्शा बनाना आरंभ कर दिया। साहब और अमृत राय के चले जाने पर यहाँ तो बातें होने लगी। झम्मन लाल, यार हमको तो इस लौंडे ने आज 500 के रूप में डाल दिया। गुलजारी लाल, जनाब आप 500 को रो रहे हैं, यहाँ तो 1000 पर पानी फिर गया। मुंशी जी को तो CIE की पदवी पावेगे, यहाँ तो कोई राय बहादुरी को भी नहीं पहुंचा। कमला प्रसाद, बड़े शोक की बात है कि आप लोग ऐसे शुभ कार्य में सहायता देकर पछताते हैं। अमृत राय को देखिए कि उन्होंने अपना एक गांव बेचकर 10,000 रुपया भी दिया और उस पर दौड़ धूप अलग कर रहे हैं। मुंशी बद्री प्रसाद, अमृत राय बड़ा उत्साही आदमी है, मैंने आज इसको जाना। बच्चा कमला प्रसाद, तुम आज शाम को उनके यहाँ जाकर हमारी ओर से धन्यवाद दे देना। जम्मन लाल मुंह फेर कर, आप क्यों न प्रसन्न होगे, आपको तो पदवी मिलेगी ना। कमला प्रसाद हंसकर, अगर आपका वह कवित्व तैयार हो तो जरा सुनाइए। दाननाथ जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे बोले, अब आप उनकी निंदा करने की जगह उनकी प्रशंसा कीजिए। मिस्टर शर्मा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब सभा विसर्जन कीजिए। आज यह मालूम हो गया कि अमृत राय अकेले हम सब पर भारी है। कमला प्रसाद, आपने नहीं सुना, सत्य की सदा जय होती है।